आज जो हमारा क्लास रहेगा वो सिख राज्य के ऊपर रहेगा कि किस तरीके से सिख एक पंथ बना और फिर धीरे धीरे आगे चल करके वो राज्य की ओर मुड़ गया। और एक समय आया जब भारत में सबसे ताकतवर अगर कोई राज्य बना तो वो सिख था उस टाइम में। यदि आप देखिएगा तो ब्रिटिशर्स के टाइम में आप देख सकते हो, उस समय ब्रिटिशों का भी दबदबा लगभग हो ही चुका था। तो ये स्थिति है। तो आज का जो हमारा क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। आपको उम्मीद है बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, अभी हम कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारा पढ़ाने का वही तरीका रहेगा। पहले पूरा कहानी को आपको समझा देते हैं और जब कहानी पूरा समझ में आ जाए तो लास्ट में 2-3 मिनट के अंदर या फिर 4 मिनट जो भी टाइम लगे, पूरा स्लाइड लिख करके रखे हुए आपको आसानी से सब चीज़ समझा देंगे, ठीक है। वो डेट, नाम, सब चीज़ वहाँ लिखा रहेगा। आप बस उसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, कॉपी में नोट कर लो, वो काम दे देगा, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, टॉपिक को समझना है ना। तो टॉपिक को समझते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी कहने का मतलब 1400 ईस्वी से ऊपर और 1500 से नीचे, ठीक है। तो 1469 में, ठीक है, 1469 में गुरु नानक देव का जन्म होता है, ठीक है। गुरु नानक देव सिखों के 10 गुरु हैं, तो पहले गुरु का नाम है गुरु नानक देव, ठीक है। उनका जन्म 1469 में होता है। अब कहाँ होता है? तलवंडी में होता है, अभी पाकिस्तान में है वो, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो। अब कहानी समझते हैं। देखिए, इस समय सिचुएशन किसका है? 15वीं शताब्दी में भारत में क्या है? एक तो मुस्लिमों का आगमन हो ही चुका है, सल्तनत काल चल रहा है 15वीं शताब्दी में। दूसरा, यहाँ पर हिंदू लोग है ही, हिंदू धर्म है ही, तो आपस में हमेशा टकराहट होते रहता था धार्मिक कट्टरता को लेकर के। हिंदू का, मुसलमानों का आपस में टकराहट होते रहता था। और ऊपर से सामाजिक स्थिति भी इतनी खराब थी कि गरीब किसान हैं, गरीब लोग हैं, या फिर जो जिनसे मतलब सिर्फ काम ही करवाया जाता है, उस तरीके के लोग, जिसे अभी हम लोग निचले तबके का लोग बोलते हैं, उस तरीके के लोग भी, जो कई सारे लोग थे। सामाजिक स्थिति जिनका बहुत हद तक खराब था। पूरा समाज जातिवाद और विभाजन में बटा हुआ था, ठीक है। तो ग्रस्त था ही, स्थिति धर्म से खराब ही था, जाति खराब ही चल रहा था, समाज का व्यवस्था। और ऊपर से जो शासक यहाँ पर शासन करते थे वो लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। अभी भी कहाँ ध्यान देता है? तो अभी तो बस उनको टॉर्चर किया जाए तो थोड़ा बहुत है, पहले से बेहतर। डेमोक्रेसी है तो पहले से तो बेहतर ही है, लेकिन स्थिति तो वैसा ही है, बस रूप बदल गए हैं, ठीक है। तो इन सब असमानताओं को देखते हुए, धार्मिक कट्टरताओं को देखते हुए कि सबका ईश्वर अलग अलग है, तो तुम इसी ईश्वर को मानो, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे, ये अजीब सा मतलब व्यवहार चल रहा था। उस टाइम के सिचुएशन को आप इमेजिन करके देख सकते हो कि सल्तनत काल में मुसलमानों का शासन है, और ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान मतलब कट्टरता वाला ही भाव रखे हैं। अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया, लेकिन औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि वो धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाया। तो सबका अलग अलग विचार है, सबका अलग अलग समझ है, अपने हिसाब से लोगों ने शासन किया है इस देश के ऊपर। अब गुरु नानक जी ने क्या किया कि वो जब इन सारे परिस्थितियों को देख रहे थे, समझ रहे थे, तो उन्होंने एक ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने एक विचार मतलब अपना दिया लोगों के बीच आपस में कि देखो, ईश्वर एक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का ईश्वर अलग है, हिंदुओं का अलग है, सबका ईश्वर एक ही है, ठीक है। एक ओंकार का उन्होंने जो है नारा दिया कि ईश्वर एक ही है, वही सतनाम है, ठीक है, उसी का नाम जपो, ईश्वर एक है। तो वो निराकार ईश्वर की उपासना में ज़्यादा मतलब निराकार ईश्वर को मानते थे, ठीक है। यानी कि वो राम की पूजा अगर कर रहे हैं तो वो ये नहीं कहते कि राम का एक ऐसा मूर्त है, ऐसा जैसे अभी हम लोगों ने मान रखा है। वो बोलते थे कि उनका कोई आकार ही नहीं है, वो सभी आकारों में है, ठीक है। जो भी आकार तुम देते हो सब में है, ठीक है। तो वो एक ओंकार वाला भाव लेकर के आए।
ये गुरु नानक देव जी ने, ठीक है। फिर जब गुरु नानक देव जी ने ये पूरा मतलब अपना विचार जब फैला रहे थे तो उनके कुछ फॉलोवर्स बनते गए, ठीक है। उन्होंने बोला सब समान है, समाज में किसी के ऊपर भेदभाव नहीं है, सब एक साथ रहेंगे, समानता का भाव, भाईचारा का भाव, ईश्वर एक है, सब इस तरीके का विचार जब फैलने लगा तो उनके कुछ फॉलोवर्स बनने लगे गुरु नानक के। और जब वो अनुयायी उनके बहुत सारे होने लगे, धीरे धीरे फॉलोवर्स बढ़ते गए, तो उन्होंने एक सिख पंथ का विकास किया, ठीक है। सिख का मतलब होता है सीखने के लिए, सीखने वाला, ठीक है। तो सिख पंथ का विकास किया, क्योंकि देखो उस समय धर्म तो था नहीं। अगर कोई आदमी किसी विचार को लेकर के, किसी बड़े डायनेमिक विचार को लेकर के यदि धर्म की शुरुआत करता है तो एक्चुअल में उसको धर्म नहीं बोलते, स्टार्टिंग में पंथ ही बोलते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे जब पूरा मतलब डायनेमिक रूप से उसका मान्यता भी मिल जाए अगर, और वो बहुत सारे लोग उसके फॉलोवर्स हो जाए, तब उसे सिचुएशन के आधार पर उसे धर्म मान लिया जाता है। ये अलग ही सिचुएशन है। तो धर्म और पंथ में अभी नहीं फंसना है। पहले ये समझते हैं कि उन्होंने जब पंथ का शुरुआत किया तो फिर ऐसे धीरे धीरे सिख पंथ में लोग जुड़ते गए, और इसमें कई सारे लोग जुड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब गरीब तबके के लोग ही जुड़े या फिर जो पंजाब वाले इलाके के लोग थे वही सब जुड़े, सभी ने जुड़ा। हिंदू भी कई सारे जुड़े जिनकी सामाजिक स्थिति दयनीय थी। अब जाहिर सी बात है, जिनको समाज में स्थिति एकदम खराब है जिनका, वही नए नए चीज़ों से जुड़ते हैं, वही जुड़ेंगे। अब जैसे बौद्ध धर्म से जुड़ने का जो चीज़ें रहा था, वो निचला तबका के लोग ही ज़्यादातर बौद्ध धर्म को पहले अपनाना शुरू किए थे, क्योंकि ब्राह्मण का स्थिति तो हाई था और वो निचले तबके को ब्राह्मण बनाना नहीं चाहते थे। तो ये अलग अलग सिचुएशन में आप चीज़ें अलग अलग परिस्थितियाँ में बदल जाती है, लेकिन अभी भी वही है। अगर आप भी अभी अगर कोई धर्म या पंथ की शुरुआत करेंगे तो आप में सबसे पहले अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो वो वही वैसा ही लोग होंगे जो समाज से पीड़ित हैं, जिन्हें समाज ने दबाया है, जिन्हें समाज ने उत्पीड़ित किया है, वही लोग आपसे जुड़ेंगे और वो नया अपना एक सामाजिक व्यवस्था डेवलप करना चाहेंगे। तो वही स्थिति हुआ उस समय भी। तो देखिए, हम चीज़ों की गहराई को समझने की कोशिश करवा रहे हैं कि आप खुद सोचो इस सिचुएशन के बारे में, कैसा सिचुएशन रहा होगा उस समय। फिर उसके बाद गुरु नानक ने तो सिख पंथ का स्थापना कर दिया। आगे गुरु अंगद जी आए, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा, गुरु अंगद, उन्होंने ये देखा कि जैसे अब जितने भी धर्म है, जैसे मान लेते हैं मुसलमानों का धर्म है, तो वो जो अपना ग्रंथ है या फिर अपना धार्मिक ग्रंथ जो भी आप बोलो, तो वो जब उनको पढ़ते हैं तो वो फारसी लिपि में लिखा हुआ है, और अगर हिंदू को देखो तो वो संस्कृत लिपि में लिखा हुआ है। तो जो आम जनता होती थी, जो आम लोग होते थे, वो तो इसको पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि उनका लैंग्वेज नहीं था, आम भाषा था नहीं, हार्डर लैंग्वेज है। तो गुरु अंगद ने देखा कि जब जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं और लोग अपने भगवान की उपासना करने के लिए या फिर अपने भगवान की प्रार्थना करने के लिए या फिर कोई ग्रंथ अगर पढ़ना है उनको, धार्मिक ग्रंथ, तो उसके लिए क्या करेंगे? उनको संस्कृत और फारसी तो आ नहीं रहा। तो एक आम भाषा में उन्होंने एक लिपि की शुरुआत की जिसे गुरुमुखी लिपि कहा गया। गुरुमुखी का मतलब जो गुरु के मुख से निकला हुआ जो शब्द हैं वो, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया गुरु अंगद ने, ठीक है, कि हम इस लिपि को शुरुआत करते हैं। और यही लिपि में अभी भी गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था, और अभी भी पंजाब में लगभग यही लिपि जो है ना पंजाबी भाषा में आपको देखने को मिलेगा। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया। क्यों? क्योंकि आम जनता हमसे जुड़ पाए, ठीक है। और ये गुरु परंपरा फिर आगे बढ़ा। गुरु अंगद के बाद फिर गुरु अमरदास जी आए, ठीक है। फिर उसके बाद गुरु रामदास आए। तो गुरु रामदास ने क्या किया कि जैसे एक होता है ना कि मतलब अभी आप देखे होंगे अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, उसका नींव अगर बोला जाए तो हर मंदिर पहले बोला जाता था। उस मंदिर का नाम बाद में गोल्डन टेम्पल हुआ है, पहले उस मंदिर का नाम हर मंदिर था। और हर मंदिर का नींव किसने रखा? गुरु रामदास ने रखा था, ठीक है।
आगे गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु हुए, उन्होंने क्या किया कि वो हर मंदिर का जो नींव रखा गया था उसका निर्माण पूरा कंप्लीट करवाया। ठीक है, और निर्माण तो कंप्लीट करवाया अर्जुन देव ने, और क्या किया कि जितने भी अभी तक तो गुरु बने थे 4, और खुद अर्जुन देव वो 5वें हो गए, तो सभी गुरुओं के जो ज्ञान था, जो शब्द थे, वो सबको एक किताब में संकलित करने का प्रयास किया और संकलित किया, और उस किताब को हर मंदिर में स्थापित कर दिया। ठीक है, यानी ग्रंथ साहिब लिखा। अब जब जहांगीर के टाइम में ये गुरु अर्जुन देव थे, तो जब जहांगीर को ये लगा कि ये एक ग्रंथ लिख रहा है, ये धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है और इसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका प्रभाव ज़्यादा होते जा रहा है, तो सत्ता के खिलाफ जा रहा है ना ये। जहांगीर उस समय सत्ता में था, मुगल शासक। अब सत्ता को ये पसंद नहीं था क्योंकि वो मुसलमान थे और एक नया धर्म का शुरुआत हो रहा है, तो गुरु अर्जुन देव को जो है यातना दे करके मार देता है जहांगीर। और ऐसा कहा जाता है कि उसे जो होता है ना, तांबे की तस्तरी पर बैठा के बालू से गर्म कर करके उनको 4-5 दिन में उनका डेथ हो जाता है, उसी पर बैठा करके मार दिया था। तो ये स्थिति है। अब जब गुरु अर्जुन देव को मार दिया, तो उनके बाद जो गुरु हरगोविंद जी आए, उन्होंने बोला कि अब सिर्फ धर्म को लेकर के नहीं चलना है हमको, अब हमको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म को हम तभी बचा सकते हैं जब हमारे पास पावर होगा, नहीं तो कोई भी आकर के शासक हमारा दमन कर देगा। तो उस समय से सशस्त्रीकरण किए, मतलब आप बोलो तो सशस्त्रीकरण नहीं बोल सकते, सेना का डेवलपमेंट शुरू करने की कोशिश किए गुरु हरगोविंद ने। मीरी पीर, ठीक है, मीरी पीर या मेरी पीरी बोलते हैं उसको, कि धार्मिक रूप से हमको शक्ति चाहिए, धर्म भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, दोनों का शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको मेरी पीरी बोलते हैं। तो इसका शुरुआत किए गुरु हरगोविंद जी ने। फिर उसके बाद गुरु हरराय आए। तो गुरु हरराय जी का जो है सिचुएशन ऐसा रहा कि वो प्रकृति, प्रेम, सहिष्णुता, दया, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किए। फिर उसके बाद गुरु हरकिशन आए। ये तो बहुत कम ही एज में ये बेचारे डेथ कर जाते हैं, लेकिन ये दिल्ली में बहुत सारे बीमार व्यक्तियों की सेवा करते करते अपना जो है इनका डेथ हो जाता है। फिर उसके बाद गुरु किशन के बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर आते हैं। गुरु तेग बहादुर को ये देखिए, गुरु तेग बहादुर का टाइम औरंगजेब के टाइम में है। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर क्या है कि इनको औरंगजेब जो है यातना देकर के मार देते हैं। क्यों मार देता है, अब इसका बात समझो, क्यों मारता? तो जैसे कश्मीर में जो पंडित थे, तो उन कश्मीरी पंडितों को जबरन मुस्लिम कबूल करने के लिए कि इस्लाम कबूल करो आप, इसके लिए औरंगजेब का जो अधिकारी था, उन लोगों ने जबरन कबूल करवाना चाहा। तो कश्मीरी पंडित जो है ये गुरु तेग बहादुर के पास गए और बोले कि गुरुदेव मतलब हमारी रक्षा करें। ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास सेना वगैरह भी रहने लगा था। ठीक है, हरगोविंद के बाद। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि देखो, अगर हम अपना धर्म नहीं बदल रहे हैं तो तुम भी अपना धर्म नहीं बदलना। ठीक है, इनका ये कहना था। अब जब औरंगजेब को ये पता चला कि गुरु तेग बहादुर इन सबको भड़का रहा है और हमारे खिलाफ जा रहा है, तो उसने क्या किया कि तेग बहादुर को मार दिया। ठीक है, अब गुरु तेग बहादुर को मार दिया, तो फिर गुरु गोविंद सिंह आए जो 10वें गुरु हुए सिख संप्रदाय के। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि खालसा पंथ का स्थापना किया। अब देखा गुरु तेग बहादुर मर गए, तो उन्होंने अमृतसर में एक मंडली बुलाया अपने सिख भाइयों का, और उसमें 5 लोग जो है आकर के अपना गला तुरंत काट करके दे देते हैं और एक खालसा पंथ का शुरुआत करते हैं। यानी खालसा पंथ करने और एक पवित्र सेना की शुरुआत करते हैं कि अब सेना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से उन्होंने अपना शपथ लिया अमृतसर में। अब अमृतसर जो नगर है ना, अमृतसर नगर आप देखिएगा तो अभी पंजाब में ही है। ठीक है, जो जहाँ पर अभी गोल्डन टेम्पल है उसके
बीच में तालाब है और चारों तरफ से मंदिर का मतलब निर्माण ऐसे करवाया गया है ना मंदिर का, कि मंदिर के चारों भाग से आप देखिएगा चारों दिशाओं में दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, यानी ये सिंबल है, एक सिंबल है, ये दर्शाता है कि दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, ठीक है, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके लिए यहाँ पर दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये एक सिंबल के तौर पर चारों दरवाजा खोल दिया गया था मंदिर का। अब गुरु गोविंद सिंह ने अपना खालसा पंथ की शुरुआत किया और इन्होंने एक ग्रंथ जो अर्जुन देव ने शुरुआत किया था संकलन ग्रंथ साहिब का, उसको और जितने भी गुरु हुए और अपने पास से जितने भी ज्ञान हुआ सबको गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करवाया और बेहतर ढंग से, और ग्रंथ साहिब नाम दिया और बोला कि आज से अब कोई भी गुरु नहीं बनेगा, हमारा गुरु कोई मानव नहीं रहेगा, अब सिखों का जो गुरु होगा वो ये ग्रंथ होगा जिसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, तो वही ग्रंथ अब सिखों का गुरु है, गुरु परंपरा वहीं से समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद लगभग महाराष्ट्र में एक जगह है नादेर करके, कुछ पता नहीं, अब महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह वहाँ पर थे, तो वहाँ पर एक आदमी से वो मिलते हैं। पता है वो बहादुर आदमी, वीर आदमी, पहले क्या था कि वो कश्मीर में था। ठीक है, और कश्मीर में था और कश्मीर में वो मतलब बहादुर तो था ही शुरू से ही, तो उसने एक हिरन को मार दिया। ठीक है, शिकार पे गया, हिरन को मार दिया। हिरन को मार दिया तो कौन, किसकी बात कर रहे हैं, बंदा बहादुर की बात कर रहे हैं हम। तो हिरन को मार दिया, हिरन को मार दिया तो हिरन के पास एक बच्चा था, हिरन का बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो भी मर गया। और मर गया तो इस सिचुएशन को देख करके वो बंदा बहादुर एकदम आत्मग्लानि से भर जाते हैं। उनको ये एहसास होता है कि हमने एक छोटे बच्चे को मार दिया, मतलब उसका डेथ हो गया, मेरी वजह से मर गया वो, तो उनको आत्मग्लानि बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो सारा शिकार वाला धंधा बंद करके सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको एक वैरागी नाम दिया जाता है। ठीक है, वो वैराग्य धारण कर लेते हैं और फिर वो महाराष्ट्र में आते हैं, वैराग्य धारण करे हुए रहते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं। और जब गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं तो इनकी शिक्षा और मतलब विचार और ज्ञान को देख करके वो प्रभावित हो जाते हैं। तब फिर गुरु गोविंद सिंह इनका बंदा सिंह बहादुर नाम मतलब संबोधित करते हैं और उसके बाद सिखों का जो मोटिव होता है वो बंदा सिंह बहादुर को दे देते हैं और वो फिर क्या करता है, सिखों के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं और सिख संप्रदाय को और सैन्यकरण करके और बेहतर ढंग से लेकर के जाते हैं और एक मतलब सिख राज्य का डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि एक आप बोल सकते हो कि सिख राज्य का जो स्थापना हुआ था 1799 में, जो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था, उसका नींव बंदा बहादुर ने डाला था। इसने सरहिंद नाम का एक जगह है, वहाँ पर जाकर के वहाँ के लोग, वहाँ के शासकों को मार करके उस पर कब्जा कर लिया था। एक सिख राज्य का स्थापना भी किया था छोटा मोटा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 1716 के आसपास बंदा सिंह बहादुर को मार दिया, फर्रुखसियर मरवा दिया। उसको लगा कि ये ज़्यादा ग्रोथ कर रहे तो इसको हटाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये काम हुआ था। अब बंदा सिंह बहादुर का तो कहानी ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद पता है लगभग सिख जो है आपस में सब टूट गए, बिखर गए पूरा। उसके बाद धीरे धीरे मुग़ल सत्ता चल ही रहा था। अब आपको पता होगा मराठा शासक जो है 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल होता है, उधर अफगान के शासक और इधर मराठा शासक तीनों आपस में लड़ते हैं। पानीपत का थर्ड बैटल जिसमें मराठा हार जाते हैं और अब्दाली अपने घर चला जाता है और मराठा दक्षिण की ओर चले आते हैं और बीच में पावर वैक्यूम का स्थिति हो जाता है, यानी कि राजनीतिक शून्यता का स्थिति बन जाता है जहाँ पर कोई अब नहीं है, क्योंकि मुग़ल सत्ता कमज़ोर, कहानी ख़त्म है इसका। मराठे वापस, अब्दाली उधर वापस, अफगान शासक। और ये सब जब हो रहा था तो पंजाब में ये सब बार बार अटैक कर रहे थे। पंजाब ही मेन सिखों का केंद्र होता था, तो ये लोग कुछ कर नहीं पाते थे बेचारे, हमेशा से कुचले जाते रहते थे। लेकिन
बंदा बहादुर के टाइम से आगे फिर क्या हुआ कि मिसल का व्यवस्था इन लोगों ने किया। सिखों में लोगों ने आपस में क्या किया कि छोटे छोटे गुट में बट गए, ठीक है, और वो सेना बनाने लगे, छोटे छोटे सैनिक गुट बने, ठीक है, उनका अपना सेनापति होता था। लगभग 12 मिसल बने इन लोगों ने। मिसल कितना था? 12, और 12 के मिसल अपने अपने क्षेत्र थे, ठीक है। तो उसी में कई सारा मिसल था, जैसे आपको मिसल का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। अब वो मिसल में एक मिसल नाम है सुखर चवाकिया, ऐसे करके कुछ नाम है। उसी मिसल का एक नेता है महासिंह, ऐसे करके नाम है उसका, और उनका बेटा थे महाराजा रंजीत सिंह। और उन्होंने फिर क्या किया, जब ये देखा कि स्थिति एकदम मतलब हमारे कंट्रोल में है, तो उन्होंने लाहौर पर आक्रमण करके, जो पंजाब में अभी है वहाँ मतलब पाकिस्तान में है, तो लाहौर पर आक्रमण करके लाहौर में जीत हासिल किया, और वहीं पर जो है अपना राजधानी बना करके एक सिख संप्रदाय, सिख राज्य का साम्राज्य बोलो उस टाइम, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा भारत में शक्तिशाली बना था वो राज्य, तो एक सिख साम्राज्य का स्थापना करते हैं 1799 में रंजीत सिंह के द्वारा। और ये 1716 में बंदा बहादुर मर जाता है, 1799 में जाकर के रंजीत सिंह करते हैं सिख साम्राज्य का स्थापना। तो बीच में इतना साल जो हुआ, इस समय क्या हो रहा था? तो इस समय यही चीज़ें हो रही थी। 12 मिसल बने, सब मिसल में अपने अपने सेना बनाया, सब गुट आपस में बन करके अपना इकट्ठा थे, तैयार थे, और जब भी कुछ विद्रोह होता था सब आपस में मिल करके करते थे, ठीक है। और ये बस तलाश में थे, मौके की तलाश में। और जब पानीपत का 3rd बैटल हुआ तो इनको एक राजनीतिक शून्यता मिला, उसका फ़ायदा उठा करके इन लोगों ने पंजाब और कई सारे इलाके पर जीत हासिल की है। उधर कश्मीर में आप देखिएगा, कश्मीर के इलाके पर जीत हासिल किए। फिर इधर आप देखिएगा लाहौर तो स्थापित कर ही लिए थे, पेशावर वाला इलाका भी। तो आप देखिएगा इनका एरिया धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो ये पावर वैक्यूम का यूज किए, और उससे पहले ये लोग क्षेत्रीय संगठित होने शुरू किए, आपस में जुड़ना शुरू किए, ठीक है। तो ये स्थिति है। अब रंजीत सिंह के बाद का जो कहानी हम समझने वाले हैं, तो रंजीत सिंह लगभग आप देखिएगा कि उनको शेरे पंजाब कहा जाता है रंजीत सिंह को। कई बार आपके क्वेश्चन में अभी आ सकता है एग्जाम में कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो महाराजा रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह ने सिख राज्य को इतना समृद्ध बना दिया, जो अभी हम लोग गोल्डन टेम्पल का नाम बोलते हैं। तो इसका हमने क्या बताया, पहले नाम क्या था? हर मंदिर, ठीक है, हर मंदिर इसका नाम। लेकिन 100 लगभग ऐसा कहा जाता है कि 160 किलो सोना जो है महाराजा रंजीत सिंह ने गोल्डन टेबल पर ऊपर से चढ़वा दिया था, लगभग 1801, 1804 के या फिर 1839 के आसपास। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़वाया था, इसीलिए उसके बाद से अब इस मंदिर का नाम हर मंदिर न हो करके अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो गया है, ठीक है। तो रंजीत सिंह ने बहुत काम किया, यही नहीं सैनिक भी बहुत बेहतर हुआ। बोले ना, एक साम्राज्य का रूप ले लिया सिख। उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य अगर कोई था तो सिख बना, ठीक है। लेकिन जब ये औरंगजेब का जब डेथ हो गया, महाराजा रंजीत सिंह का जब डेथ हो जाता है 1839 में, उसके बाद सिखों में आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं सत्ता को लेकर के, कि अब शासक कौन बनेगा, तो हम बनेंगे। ये वाला जो भाव होता है ना, महत्वाकांक्षी लोग पैदा हो गए, तो सत्ता को लेकर के जो भाव पैदा हुआ वो सिखों को कमज़ोर कर दिया, और इसका फ़ायदा अंग्रेज उठाता है। और अंग्रेज के साथ सिखों के साथ, अंग्रेज और सिखों के साथ 2 बार युद्ध भी होता है। दूसरा युद्ध में हरा करके 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लेता है। कौन? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो 1849 में पंजाब का कहानी खत्म हो जाता है सिखों का। लेकिन सिख धर्म आज भी डेवलप है, और आज भी सिख धर्म के लोग हैं, और जाहिर सी बात है आपको सब पता है फिर है ना, सिख धर्म आज भी चल रहा है। जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे बोलते ही है, तो आज भी है। और अमृतसर आज भी धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है सिखों का, है ना। तो ये पूरा कहानी शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी चीज़ें आपको थोड़ा सा भी अगर चीज़ें कुछ छूटा हो, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले आप तो मैप देख लो कि पंजाब का ये सिख लोगों का जो मैप है, तो वो आप देख लो। देखो, यह सिखिज़म,
तो इनका एरिया देखो आप कहाँ तक, पेशावर वाले इलाके तक, ठीक है, इधर तक पूरा एरिया जो है इनका, ये पूरा एरिया पर कब्जा हो चुका था सिखों का, ठीक है। तो ये मैप से आप देख सकते हैं 1805 का मैप है। एक और मैप आपको दिखाना चाहेंगे हम, जो ये रंजीत सिंह के द्वारा शायद उन्हीं के टाइम में लिखा गया था, 1809 AD। आप देख सकते हैं उनका डेथ तो 1839 में हुआ था ना, 39 में। तो पंजाब का ये थोड़ा सा मैप आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है पेशावर का इलाका, ठीक है, ये है श्रीनगर, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये पूरा मैप आप देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें दिखाते हैं, देखिए ये महाराजा रंजीत सिंह का ये दरबार है, इसमें कुछ लोग हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसलिए दिखाते हैं ताकि थोड़ा सा आप इमेजिन कर पाएँ। और फिर आप, ये भी एक दरबार का ही पिक्चर है जो उस समय बनाया गया था, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स का पिक्चर है रंजीत सिंह के दरबार का, ठीक है। ये देखिए अभी का जो स्वर्ण मंदिर जिसको हम बोल रहे हैं, ऊपर से पूरा देख सकते हैं ये सब सोना से ढका हुआ है, ठीक है, ऊपर से सोना दिया गया था। तो ये है स्वर्ण मंदिर अमृतसर का, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो आप समझना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए टॉपिक क्या है, सिख संप्रदाय का ऐतिहासिक विकास एक विस्तृत समय रेखा चार्ट में आप देख सकते हैं, टाइमलाइन के हिसाब से हमने बनाया है, ठीक है। देखिए गुरुकाल यदि हम बोले तो 1469 से शुरू हुआ था, 1708 तक चला था, ठीक है। 1708 गुरु गोविंद सिंह, 1708 में है गुरु गोविंद सिंह मर जाते हैं, उसके बाद बंदा बहादुर 1708 में ही सक्रिय होता है। तो गुरु गोविंद सिंह 1708 में डेथ हो जाता है उनका। गुरुकाल ये था, 10 सिख गुरु हैं और आध्यात्मिक एवं सामाजिक नींव इन्होंने डाला है। ये सब चीज़ें समझते हैं। देखिए सबसे पहला चीज, गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 तक इनका टाइम फ्रेम रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअल में इनका जो टाइम रहा है कि गुरु परंपरा का, कि इतने दिन तक ये गुरु रहे हैं, तो उसका ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। समय गुरु नानक देव जी ने क्या इनका था कहानी, तो वो देखो सिख धर्म के संस्थापक हैं, एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर को मानेंगे, ओंकार यानी निराकार ईश्वर की उपासना करते थे और ईश्वर एक ही है, ठीक है, कई सारे ईश्वर नहीं होते, ये इनका कहना था। समानता, सेवा और लंगर की शुरुआत। एक चीज़ और देखो, लंगर की शुरुआत तो इस टाइम हुआ था, लेकिन लंगर और पंगत का जो आपका शुरुआत की यदि हम बात करें तो वो आपका गुरु नानक ने, गुरु अंगद, गुरु अमरदास के टाइम में, ठीक है, तीसरे गुरु इसमें नहीं दिया है, इसमें जानबूझ करके हम जो इम्पोर्टेंट है वही दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं। गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु थे, उन्होंने लंगर और पंगत का शुरुआत किया था। देखिए 2 वर्ड है, लंगर जो अभी और एक होता है पंगत, ठीक है। पंगत का मतलब क्या होता है, एक पंक्ति में, एक लाइन में सभी लोग बैठ जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज किसी भी के रहें, वो आराम से लाइन में बैठ जाएंगे और बैठ करके वो खाना खाते हैं, उनको पंगत बोलते हैं। लंगर का मतलब वही भोजन खिलाना। अभी भी देखिएगा हर गुरुद्वारे में लगभग लंगर चलता है, ठीक है, वहाँ खाना खा सकते हैं आप, किसी भी धर्म जाति के हो, आपको मतलब नहीं है उससे। ऐसा कहा जाता है कि अकबर जो है, अकबर एक बार गए थे गुरु परंपरा के गुरुओं से मिलने, तो वहाँ पर अकबर को बैठा करके खिलाया गया था। ये इस बात का प्रतीक बताया जाता है कि सभी लोग समान हैं ईश्वर के सामने, कोई असमान नहीं है, ठीक है, ये समानता का प्रतीक दर्शाया जाता है। वहीं से ये सब बहुत डेवलप हुआ ये सब चीज़ें। तो लंगर और पंगत ये गुरु अमरदास के टाइम में, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो यह जाति व्यवस्था को नकार कर एक नए सामाजिक और आध्यात्मिक समुदाय की नींव रखा इन्होंने, ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट गुरु है गुरु अर्जुन देव, इन्होंने क्या किया, आदि ग्रंथ जो हमने बताया था गुरु ग्रंथ साहिब, इसका संकलन संपादन किया और हर मंदिर साहिब का निर्माण किया। हर मंदिर हमने बताया ना, अभी जो स्वर्ण मंदिर है उसका नाम हर मंदिर था पहले, ठीक है। सादत इनका मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर 1606 में उनका हत्या कर दिया गया था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव को 1606 में जहांगीर के आदेश पर हत्या कर दिया गया था। यह सिख, जाहिर सी बात है, इतिहास का बहुत पहला बड़ा मोड़ है ये, क्योंकि यहीं से फिर सैनिक रखना शुरू कर देते हैं हरगोबिंद के टाइम से। गुरु हरगोबिंद जी की यदि हम बात करें तो देखिए मीरी और पीरी, मीरी का मतलब होता है राजनीतिक और सैनिक
यानी शक्ति की बात, और पीरी का मतलब आध्यात्मिक शक्ति की बात। तो आध्यात्मिक और सैनिक दोनों शक्ति हमको चाहिए, मेरी पीरी चाहिए। इसका सिद्धांत स्थापित किया और अकाल तख्त का निर्माण भी इन्हीं ने किया था, गुरु हरगोविंद ने। अकाल तख्त शहादत के बाद आत्मरक्षा हेतु समुदाय का सैनिकरण शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखो इसमें मतलब हुआ घटनाएं, और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु जो हुए धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए, लेकिन औरंगजेब ने इनको मरवा दिया। तो शहादत मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1675 में उनकी हत्या कर दिया गया, और यह सैन्य गुट में परिवर्तन का निर्णायक कारक बना। फिर उसके बाद जब इनकी हत्या हुआ तो गुरु गोविंद सिंह ने और जोरों से एकदम खालसा पंथ का शुरुआत कर दिया। पवित्र सैनिक 5 को, अच्छा एक देखिए, एक यहाँ पर चीज छूट गया, 5 ककार, ठीक है, 5 ककार, ये आप ध्यान में रखना। ककार, ककार क्या होता है, जैसे ये सिखों में होता है ना कि 5 चीज़ें आपको लेकर के ही चलना है, हमेशा हमेशा अपने साथ रखना है। एक केस होता है, ठीक है, केस को मतलब काटना नहीं है, केश कड़ा जो लोग पहनते हैं, और एक कृपाण है जो चाकू होता है ना, छोटे छोटे रखे हुए थे सिख लोग, वो हो गया। और कितना हुआ और पता नहीं, एक कंघी होता है, लकड़ी का एक कंघी लेकर के चलते हैं लोग, ठीक है। तो ये 5 मतलब आप बोल सकते हैं ककार। गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। सिख संप्रदाय को पूरी तरह से एक युद्ध मतलब योद्धा संप्रदाय में बदल दिया, किसने? गुरु गोविंद साहिब ने, ठीक है। ये 5 ककार ध्यान में रखना है, कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान में होगा। पहला केस, ठीक है, नहीं काटना है भाई। दूसरा कड़ा, और तीसरा कृपाण हमने बताया, और चौथा जो कंघी हमने बताया, और एक और छूट रहा है कुछ, आप जरूर बताना कमेंट में क्या है वो। 5 कड़ा ककार तो था, एक और क्या है, कंघी हो गया, केश हो गया, कड़ा हो गया, और क्या हो सकता है? और एक ये हाँ, एक कच्छा था, ठीक है। 5 ककार में ये हो गया, एक कच्छा है। अब देखो बंदा बहादुर के काल, यदि अब देखें, अब 1708 में तो गुरु गोविंद सिंह जी का हत्या हो जाता है, मतलब वो मर जाते हैं। और अब इनकी यदि हम बात करें बंदा बहादुर का, तो 1708 से 1716 में बंदा सिंह बहादुर सिख सेनानायक बनता है। गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर मुगलों के खिलाफ सफल विद्रोह का नेतृत्व किया, सर हिंद को जीता, और सतलुज से यमुना तक सिख राज्य का नींव रख दिया। सिख समुदाय को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 1716 में मुगल शासकों के द्वारा उन्हें क्रूरता से मार डाला गया, ठीक है। सिख साम्राज्य, अगर मिसल काल की यदि बात करें तो 18वीं शताब्दी में आप देखिए 12 मिसलें थी, 12 मिसल यानी 12 सैनिक गुट था, हमने बताया है 12 सैनिक गुट था। बंदा बहादुर की शहादत के बाद सिख समुदाय छोटे स्वतंत्र सैन्य गुटों में यानी मिसलों में संगठित हो गए। ये सुखरचकिया सबसे महत्वपूर्ण है, सुखरचकिया मिसलें हमने बताया भी था अभी कुछ देर पहले, ये लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए सुखरचकिया मिसल, ठीक है। मिसल है, मिसल नहीं मिसल। क्यों इसके बात कर रहे हैं? वैसे कई सारे मिसल थे, लेकिन सुखरचकिया का नाम इसलिए ले रहे हैं, कई सारे नहीं 12 थे। सुखरचकिया का नाम इसलिए रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसी मिसल के जो शासक हुए, इसी मिसल से वो महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अस्थिरता के दौरान इन सैन्य गुटों ने मुगलों और अफगान आक्रमणकारियों से पंजाब की रक्षा किया, जिससे सिख नियंत्रण बना रहा, ठीक है। सिख साम्राज्य की यदि बात करें तो 1799 में इसकी स्थापना होता है, जो 1849 में कहानी खत्म होता है सिख साम्राज्य का। तो देखो महाराजा रंजीत सिंह सुखरचकिया मिसल से थे, सभी मिसलों को एकजुट कर सिख साम्राज्य बनाया। 1799 में स्थापना किया, राजधानी लाहौर बनाए, एक शक्तिशाली और आधुनिक खालसा सेना का गठन किया, सिख संप्रदाय को एक शक्तिशाली संप्रभु राज्य के शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन काल में ब्रिटिश विस्तार को पंजाब से दूर रखा, ब्रिटिशर्स को पंजाब से हमेशा दूर रखा जब तक वो रहे। ब्रिटिश नियंत्रण की यदि बात करें तो 1839 से 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए, ठीक है, एक 45 में एक 48 में, और फिर 49 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। सिख संप्रदाय का राजनीतिक राज्य समाप्त हो गया और पंजाब ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, ठीक है। लेकिन सिख अभी भी है और पंजाब अभी भी है, लेकिन लोग चले गए। अजीब है ना।
कई बार देखना ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएगा, कई बार थोड़ा सा आप ध्यान देना कि पंजाब जो है, पंजाब का स्थापना ब्रिटिशर्स या फिर पंजाब को ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था, तो 1849। ये ध्यान में रखना, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिख संप्रदाय का कहानी था भाई, जो एक पंथ से लेकर के राज्य साम्राज्य की ओर बढ़ गया, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, किसी तरीके का कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर कुछ चीज़ ना समझ में आए तो उसको आप बैक करके फिर से देख सकते हैं, समझ में आएगा ही, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।